हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज का क्लास बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 3 चलने वाला है। और अक्सर हम जो भी क्वेश्चन उठा के देखते हैं उसमें लगभग जो है मार्क्स ऑप्टेन में जो देखने के लिए मिलता है, किसी में 20, किसी में 22, किसी में 19, किसी में 18, इससे अधिक बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मतलब लेज़ीनेस था, उसके कारण इतना आसान क्वेश्चन रहने के बावजूद भी 19, 20, 18, 17, 14 ऐसे मार्क ऑब्टेन किया है। इसी का कारण है 3000 सीट रिक्त ही चला गया। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर जो ये जो रिक्त वाली है फिर से ये रिक्त चली जाएगी, तो फिर आने वाले जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अब कंसस हो जाइए। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको वीडियो देखिए और उसको प्रैक्टिकल करते जाइए। चाहे आपको जहाँ से सुविधा बुझा रहे हो वहाँ से आप वीडियो देखिए। प्रैक्टिकल अधिक से अधिक हम देख रहे हैं इसमें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को लेके, और जितना भी टूल्स दिया गया है, जितना भी आपका टैब दिया गया है, टैब के अंदर जितना भी कमांड है, जितना भी सेक्शन है, उसके बारे में आप देख लेते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम में आप ऑप्शन देखते ही उनको टिक लगा लीजिएगा। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आज से आप लोग का 15 दिन बचेगा। इस 15 दिन में आप लोग पर डे प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन सीरीज को आप उसका वीडियो पूरा देखिए और उनको प्रैक्टिकल उसका एनालिसिस कीजिए। इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जैसे 2-3 मार्क पूछा जाता है, और कंप्यूटर का शॉर्टकट की कि प्रत्येक शिफ्ट में 4, 5, 6 तक 6 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की से पूछा जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन नेम से पूछा जा रहा है। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से तो आपका जो 60 में 30 से 40 मार्क आपका केवल तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से पूछा जा रहा है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से दो तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान आसान पूछ रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो कि काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन पेपर करेंगे, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे, उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन इसमें रिपीटेड पूछा गया है। तो चाहिए आइए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस मेन्यू का उपयोग करके सूत्रवार मतलब फार्मूला बार को अदृश्य बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है व्यू सूत्रवार में। तो व्यू सूत्रवार इसका आंसर दिया हुआ है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वहाँ पे फार्मूला बार के अलावा और कोई भी होगा, जैसे आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे ग्रिड लाइन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको इसमें जैसे उसमें कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, ये सारा कुछ मिलेगा। तो चलिए एक्सेल पहले हम ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे में ऑलरेडी ठीक है। तो पहला उसमें क्या दिया हुआ है, फार्मूला बार। तो ये आपके सामने में फार्मूला बार है, इसको करना है हाइड। बस इसको व्यू टैब पे क्लिक करके अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी। और इसी में व्यू टैब में और क्या सब है, हेडिंग। हेडिंग को जैसे हम हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग दोनों मिसिंग है। यहाँ जो A B C D करके आता था और इधर रो में 1 2 3 4 करके नंबर आता था, तो दोनों गायब है। इसको बीच से चेक कर दें तो फिर से पुनः वापस आ जाता है। तो इसी को क्वेश्चन उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। पिछला बार अगर फार्मूला बार पूछा तो इस बार हेडिंग्स पूछ सकता है, इस बार ग्रिड लाइन्स पूछ सकता है। अगर हम ग्रिड लाइन को अनचेक करते हैं तो इसमें जो एक्सेल में लाइनिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, कि आपको वर्ड जैसा फाइल पूरा ब्लैंक नज़र आएगा। तो इसीलिए ग्रिड लाइन को हम चेक रखते हैं, तो ये सारा विजुअल रहता है लाइनिंग। तो क्लियर है। हम व्यू टैब में जाके फार्मूला बार, हेडिंग, ग्रिड लाइन और रूलर को हाइड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और कंप्यूटर में अगर पूछ देगा एएलयू का क्या काम होता, तो एएलयू का क्या काम होता है, तो एएलयू का काम होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी होता है जोड़, घटाव, गुना, भागा, मतलब ये कैलकुलेशन
प्लस लॉजिकल, कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल जो क्रिया होता है ये किस डिपार्टमेंट में होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है, मतलब कौन सा कार्य नहीं कर सकती हैं? ये सब कार्य कर सकते हैं, मतलब पृष्ठभूमि के फॉर्मेट में बदलाव कर सकते हैं, खंड को जोड़ सकते हैं, नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे क्या और क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो एक बार हम बढ़ते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू की ओर। चलिए, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। जब भी आपका इसमें एक एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्लाइड से रहेगा तो आपको माइंड में ये इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्लाइड वगैरह रहेगा तो आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, सीट रहेगा तो MS एक्सेल का क्वेश्चन है, और डॉक्यूमेंट रहेगा या डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका क्वेश्चन MS वर्ड से है। तो ये हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। यहाँ व्यू पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो हम शुरुआत से करते हैं, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल ले सकते हैं। तो चलिए न्यू फाइल लेंगे तो नया फाइल में चले जाएंगे, तो व्यू का कोई मतलब रहा नहीं। उसके बाद होम पे क्लिक करते हैं। जितना हाईलाइटेड है ये सब कार्य हम कर सकते हैं। डेट मीन्स नया सीट हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में रहेगा तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट का जो डिजेबल है, इसका मतलब हम फॉर्मेटिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू में नहीं कर सकते हैं। पैराग्राफ को चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग का है, कुछ हम ड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी क्विक स्टाइल वगैरह लगाना है वो नहीं लगा सकते हैं। शेप को फिल नहीं कर सकता, मतलब कुल मिला के शेप का, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। बाद बाकी फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ये सब कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम नया स्लाइड इंसर्ट से भी जोड़ते हैं। यही था ना, टेबल हम इंसर्ट नहीं कर सकते। देखिए टेबल इंसर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिजेबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसका हम एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। बाद बाकी इंसर्ट जो है लगभग आपको इंसर्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा केवल स्लाइड के अलावा। यहाँ पे पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, टेबल तो हो ही गया। तो इंसर्ट जब स्लाइड सॉर्टर व्यू में रहेगा तो लगभग हम नहीं कर सकते, लेकिन हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। सिंबल भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद वीडियो, ऑडियो कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन था, और ज़्यादा हम खींचना नहीं चाहेंगे। और भी क्वेश्चन इधर दूसरे टैब से पूछेगा तो वो सब करेंगे। देखिए यहाँ ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में आते हैं तो डिजाइनिंग कर सकते हैं। कुल मिला के आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो हाईलाइटेड रहेगा वो वर्क करेगा, वो हम कार्य कर सकते हैं चाहे जिस भी व्यू में हो। एनिमेशन वगैरह भी हम नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपका जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था, अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू में तो क्या हम उसमें एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं। तो एनिमेशन क्योंकि ये डिजेबल हो चुका है ना, एनिमेशन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्लाइड शो है, स्लाइड शो तो होगा ही। उसके बाद आपका रिव्यू है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हाईलाइटेड है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट वगैरह भी हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कंपेयर का यहाँ पे दिया हुआ है, कंपेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं तो पता चलेगा पिछले क्लास जैसे ये भी काफ़ी लंबा चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स फुल फॉर्म याद कर लेनी है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विंडो XP में फाइल साझा करने के लिए चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। देखिए XP तक से पिछला बार क्वेश्चन पूछा था, इस बार हो सकता है 7 से पूछे या XP से भी पूछे। आपका जो मद है, जो भी डेटा है उस पर दाएं क्लिक करें। उसके बाद शेयरिंग और सिक्योरिटी चुने, नेटवर्क पर फोल्डर को शेयर करें। तो अब क्या है, अगर आपको कोई भी फाइल को साझा करना है तो उस पर क्लिक करके और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। शेयर करके आप जैसे व्हाट्सएप पे, वन नोट पे, मेल पे, स्काइप पे हम हर एक जगह डाटा को शेयर कर सकते हैं। कहाँ से?
शेयर से अब काफ़ी इसको GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह बना रहा है। तो अब सेंड टू से भेज सकते हैं और यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिया गया है, शेयर से भी हम डाटा को भेज सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 छात्र 50 व्यक्तियों के मासिक खर्च का डेटा एकत्र करने के लिए किसी असाइनमेंट पर काम कर रहा है। प्रत्येक छात्र 10 उत्तरदाताओं का डेटा एकत्र कर रहा है। उन छात्रों से एक छात्र चाहता है कि उनके उसके द्वारा दर्ज किए गए डेटा में कोई बदलाव न कर सके, उसके लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। पिछला जो आपका शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन था कि अगर आप कोई भी डाटा या कोई भी शीट आप तैयार करते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका जो डाटा है उसमें कोई बदलाव ना करे, तो उसको हम उस फाइल को हम क्या करेंगे। तो उस फाइल को हम क्या किए थे, मार्क एज फाइनल किए थे ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, फाइल की बात ही नहीं कर रही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फंसाएगा। पिछला जो मतलब सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा आपका कि अगर पूरे फाइल में जो डाटा आपने फाइल बना के या अपने सीनियर या अपने कलीग को दिया है उसमें कोई बदलाव ना कर दे, उसके डर से हम क्या करते थे, मार्क एज फाइनल लगाते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कुछ लिमिटेड सेल को लॉक करने के लिए। तो ठीक है, तो इसमें तो कुल मिला के क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है, इतना लंबा पढ़ लेना है। लेकिन इतना लंबा अगर सोचोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा डीप में चले जाओगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे खर्च के लिए असाइनमेंट पे काम कर रहा है, यहाँ से नहीं। कोई एक छात्र चाहता है कि क्या चाहता है, उसके द्वारा दर्ज किए गए डाटा में कोई बदलाव न कर सके, तो उसके लिए निम्नलिखित में से ऑप्शन तो दिया हुआ ही रहेगा। ऑप्शन में तो क्या करना है, सेल को लॉक कर देना है। तो आइए लॉक सेल लगा के देखते हैं। एक्सेल ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर कुछ डाटा लिखना है तो डाटा भी लिख देते हैं। अब होम टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक सेल देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे लॉक सेल मिलेगा, तो यहाँ से लॉक सेल हम लगा देंगे, तो यहाँ पे डाटा में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चार्ट तैयार करना है जिसमें एक्स अक्ष पर लिंग लिया गया है, वाई अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या लिया गया। तो हमको जो ये बनाना है, एक्स अक्ष पे क्या लेना है, जेंडर। एग्जाम में देखिए प्रैक्टिकल नहीं मतलब करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल करने का मेरा मतलब यही है कि आप उस क्वेश्चन को समझे और उससे अगल बगल उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी आप उसी हिसाब से माइंड में अगर रखेंगे तो ऑप्शन देते ही आप उनका आंसर तुरंत लगा देंगे। नहीं तो ये चीज़ रटने का बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। जहाँ बार चार्ट पूछा वहाँ वहीं इसी जगह पे आपको पूछ जाएगा, लाइन चार्ट इसी जगह पे आपको पाई चार्ट पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए को करना क्या है कि क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो चलिए एक्स एक्स पे क्या है, जेंडर है, लिंग है। वाई पे क्या है, वाई पे है दिया हुआ व्यक्तियों का संख्या। चलिए यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, चलिए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 में लिख देते हैं जेंडर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं नंबर ऑफ पीपल। अब थोड़ा सा बोल्ड करके साइज को इंक्रीज कर लेंगे, देन इसको ऑटो फिट कर लेंगे ताकि बेहतर दिखे और कोई कारण नहीं है। जेंडर में हम दे देते हैं मेल और फीमेल। और यहाँ पे संख्या की बात किया जाए तो हम दे देते हैं 2 4। अब इसी को रिपीट कर लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। चलिए अपने पास दोनों आ गया, मेल सॉरी जेंडर और नंबर ऑफ पीपल। क्लियर है। अब इनको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बार चार्ट कर रहा है खोजने ने, बार चार्ट पे हम, ये आपका स्टैटिक चार्ट हो गया। आपका जैसे ये कॉलम चार्ट है इसी का अपोजिट होता है कॉलम और बार चार्ट, इसी में चलिए है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ 2D 3D कॉलम है, नीचे में
बार चार्ट भी है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल में ये नंबर ऑफ़ पीपल शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4, 6 करके दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे 5, 10 इस तरह से यहाँ पे नीचे में आंकड़ा लिया गया। आपको सटीक आंकड़ा चाहिए तो आप क्विक सेल में जाके इसको आप डिटेल ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2, 4, 6 करके नंबर ऑफ़ पीपल में आ रहा है और इधर आपका क्या आ गया जेंडर। इधर अगर एक्सिस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्विक सॉरी ऐड एलिमेंट में जाके एक्सिस भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस टाइटल आया तो एक्सिस टाइटल में हम जाके यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेंडर। तो अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो देखेंगे। हम तो इस चार्ट वगैरह हम तो ये चार्ट में इसको एडजस्ट कर लिए, ठीक है, बार चार्ट से ये सटीक बैठ गया, कोई इशू नहीं हुआ। अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है चार्ट से कि हम चार्ट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में देखिए आप शेप कलर ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चार्ट का डिज़ाइन वगैरह बोलेगा चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपका चेंज इस बार जो क्वेश्चन थोड़ा डीप जाने वाला है, आपका डिज़ाइन का नाम पूछेगा। स्टाइल 1 से लेके कितना तक स्टाइल रहता है, बार चार्ट में स्टाइल 1 से लेके स्टाइल 13 तक इसमें स्टाइल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट है एक्सिस पूछ सकता है, एक्सिस लगा सकते हैं, या एक्सिस जो एलिमेंट है वो आपका मतलब किस कैटेगरी का कमांड है ये दे सकता है। डाटा लेवल जो है वो मतलब किस कैटेगरी का कमांड है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब इस बार पूछ सकता है, मतलब थोड़ा डीप जाने की उम्मीद है ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए सारे को खोल खोल के देखना है और यूज करना है। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं इसको आप रिपीट करेंगे तो स्वतः आप उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम में कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक आराम से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मूव या कॉपी विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मूव या कॉपी में कौन सा कथन गलत है। शीट को स्थानांतरित करते समय इसकी कॉपी बनाए रखा जा सकता है। देखिए शीट को अगर हम स्थानांतरित करेंगे एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो उसका कॉपी बना सकते हैं, ये तो सही है। शीट को केवल खोली गई फाइल में ले जाया जा सकता है, ये भी सही है। कार्य पुस्तिका में नहीं। देखिए कार्य पुस्तिका मतलब होता है नया वर्कबुक। हम कोई भी शीट को अगर कॉपी वगैरह करेंगे, पूरा शीट का बात कर रहा है ना कि इंडिविजुअल डाटा का, तो हम केवल शीट में ही उसको शीट को कॉपी और मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्कबुक। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, इसका उपयोग कार्य पुस्तिका के अंदर शीट के अनुक्रम बदलने के लिए किया जाता है। हाँ, शीट का अनुक्रम हम बदल सकते हैं और इसका जो आंसर सही है, शीट को नई पुस्तिका में ले जाया जा सकता है। शीट को नई पुस्तिका में हम बोले थे नहीं ले जाया जा सकता है, केवल शीट में। यहाँ तो इसका आंसर तो इसी में बता रहा है कि इससे नई पुस्तिका में नहीं ले जाया जा सकता है। यहीं से आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज़ यहाँ भी दिया गया है। नई शीट को नई कार्य पुस्तिका में ले जाया जा सकता है। देखिए सही में ही आपका आंसर, इसमें ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया हुआ है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो गलत खोजना है तो ये तीनों सही है, तो आंसर तो आपको यहीं दिया गया है। तो चलिए इसमें ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल गया है, तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कॉपी सीट की बात की जाए तो आपको चलिए थोड़ा वे में बताया जाता है। ये जो है सीट, इसी को कॉपी करने की बात कर रहा था। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं या फॉर्मेट में जाते हैं तो दोनों में एक ही ऑप्शन मिलता है, मूव और कॉपी का ऑप्शन मिलता है। आप इसको मूव कीजिएगा और तो ये मूव हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल एक ही सीट है, ये मूव होके कहीं कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा। अब करते हैं इसको मूव। मूव पे क्लिक करते हैं तो ओके करने के बाद 1 मिनट राइट क्लिक करके मूव पे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। मूव टू एंड यहाँ पे हम बिफोर में सेलेक्ट कर लेंगे। ओके जैसे करेंगे देखिए सीट 2 का क्रम चेंज हो गया है। अब इसी को कॉपी करना है तो फिर इसी पे क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे, और जहाँ पे आपको पेस्ट करनी है या लास्ट में करनी है, लास्ट में तो ये सीट 1 पे देते हैं और क्रिएट कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए सीट ओरिजिनल यहाँ आ गया और सीट 1 का ये कॉपी बन गया, दोनों में सेम डाटा है। तो हम जितना भी प्रोसेस किए केवल एक खुला हुआ वर्कबुक में ही किए। ये जो प्रोसेस है ये यहाँ से राइट करके कॉपी पेस्ट थोड़ी होगा, ये कॉपी मूव
इसी के अंदर होगा, वर्कबुक के ही अंदर। तो यही आपका ऑप्शन में दिया गया है कि सीट को नई कार्य पुस्तिका में ले जाया जा सकता है, जो कि गलत है। नई कार्य पुस्तिका में नहीं जाएगा, मतलब नया वर्कशीट वर्कबुक में नहीं जाएगा, केवल वो अपने वर्कबुक में ही इधर से उधर घूमेगा, यह अपना क्रम चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लग एंड प्ले के बारे में सही है? यह एमएस वर्ड का आंतरिक है तो गलत है। यह एक ऐसी तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आंतरिक और बाहरी पेरिफेरल का पता लगाने और कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो काफ़ी इजी है आपका, यहाँ पे पूरा डिफिनेशने दिया हुआ है। इनको यही डिफिनेशन को देख लेंगे। प्लग एंड प्ले क्या करता है? यह एक ऐसी तकनीक है जो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आंतरिक और बाहरी पेरिफेरल का और कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देती है। मतलब आप जो बाहरी आपका डिवाइस है, जैसे आपका माउस कीबोर्ड, अब तो ब्लूटूथ वाला सब आ गया है, माउस कीबोर्ड ये सब, तो उसको जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं या इंटरनेट वगैरह है उसको जो कॉन्फ़िगर करते आपस में जोड़ते हैं, तो वो सुविधा कौन प्रदान करते हैं? प्लग एंड प्ले। दैट्स इट। क्लियर है? देखिए शॉर्टकट से भी पूछ रहा है, पिछला सेकेंड शिफ्ट में पूछा था रीडो का शॉर्टकट किया, और अभी पूछ दिया अंडो का शॉर्टकट की। ठीक है, रीडो का क्या था? कंट्रोल+Y, और अंडो का क्या है? कंट्रोल+Z। चलिए शॉर्टकट की भी याद रखनी है, ये काफ़ी आसान है। फिर एक और शॉर्टकट की से क्वेश्चन है, पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+V, कॉपी का कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल+X से कट करेंगे। जब कट कॉपी कर लेंगे तो फाइनली बारी आती है किसकी? पेस्ट करने की। फिर कंट्रोल+V से पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट करना है, डाटा सब बन गया, तो लास्ट में जब फाइनल करेंगे तो कंट्रोल+P से प्रिंट भी हो जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसमें भी क्वेश्चन बड़ा मतलब घुमा के दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे वो देखते हैं। 1000 पंक्तियों में 5 कॉलम की एक मैट्रिक्स में 1000 छात्रों पते वाली एक सीट है। ठीक है, वर्तमान में कर्सर पहले A1 पर है। इसके बाद पहले कॉलम की सभी 1000 प्रविष्टियों को लेवल एक बार A1 से A1000 में चुनने की आवश्यकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए आपके एक्सेल में जितना भी डाटा रहेगा उसके लिए ये जो शॉर्टकट की दिया गया है ये काफ़ी सफिशिएंट मतलब है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। आपके एक्सेल में जितना है 1000 यहाँ दिया है ना, तो आप 1,00,000 लिख लीजिए। अगर आपका लगातार डाटा लिखा हुआ है, ये जो A1 का बात कर रहा है, A1 से लेके 1000 तक, A1 से लेके आपका इसमें जितना है ना 10,48,576 तक नीचे गया है रो की संख्या। तो आप नीचे तक भी कितना भी इसमें 1,00,000 तक भी जाइएगा, कुल मिला के ये कहिए, या 10,00,000 नीचे तक भी जाइएगा। अगर आपका कंटिन्यू डाटा लिखा हुआ है उस आपका जो दिया गया सीट में, कंटिन्यू अगर आपका उसमें डाटा लिखा हुआ भरा हुआ है, तो ये शॉर्टकट की काफ़ी हेल्पफुल रहता है। या नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना है तो एरो को डाउन एरो की जगह हम क्या करेंगे? अप एरो प्रेस करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो आइए प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। मान के चलिए अभी इसमें इतना डेटा है, इसी को एक बार में क्लिक करना है, इसी की जगह और नीचे चल जाइए, और अगर डाटा आपके पास है और हम चल क्या जाए कर ही लेते हैं, बेहतर रहेगा। ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आई थिंक इतना काफ़ी है। चलिए कंट्रोल के साथ हम अप एरो प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर आ जाते हैं। ठीक, अब हमको सबसे नीचे जाना है, A1 पे अभी है, डाटा जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ जाना है। तो क्या करना है? कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्या दिया हुआ था? डाउन एरो ना, आ गए सबसे लास्ट में, देख ही लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। अगर हम यहाँ कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, हमको ऊपर जाना है, तो सबसे ऊपर के लिए तो आप काफ़ी आसान है, कंट्रोल के साथ अप एरो भी प्रेस कर सकते हैं। अगर डाटा में सबसे ऊपर जाना है, अगर आप उसके ऊपर और डाटा है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो आ गए। तो ये आपका शॉर्टकट की है। क्लियर है? और काफ़ी आसान है, इससे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा, मतलब ठीक नहीं, मॉडरेट लगा। वेब ब्राउज़र में OSI मॉडल किस परत पर काम करता है? इसका आंसर दिया हुआ है अनुप्रयोग परत, मतलब एप्लीकेशन लेयर।
तो इसमें ओएसआई मॉडल परत की बात किया जाए तो अगर पूछ देगा कि इसका जो है कितना लेयर होता है, तो ध्यान देंगे इसमें जो है टोटल 7 लेयर होता है। 7 लेयर में हम नाम बोल देते हैं। आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद होता है सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, और लास्ट में फिजिकल लेयर रहता है। ऊपर में आपका ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे 7 परत होता है तो ये सबसे ऊपरी लेयर है आपका कौन सा, एप्लीकेशन लेयर, मतलब अनुप्रयोग लेयर। तो कुल कितना लेयर होता है ओएसआई मॉडल में, 7 लेयर होता है। तो ऐसा ही इसी से मिलता जुलता आपका रहता है क्या, टीसीपी, मतलब टीसीपी या आईपी मॉडल। तो टीसीपी या आईपी मॉडल में जो लेयर होता है वो आपका टोटल 4 लेयर होता है। उसमें कौन कौन सा लेयर होता है, एक होता है नेटवर्क लेयर, उसको नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं। इसके बाद रहता है इंटरनेट लेयर, उसके बाद आपको उसमें भी मिलेगा देखने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसमें एप्लीकेशन लेयर भी देखने के लिए मिलेगा। दोनों समझ में आ गया कि ये आपका मतलब ओएसआई मॉडल क्या है और टीसीपी मॉडल क्या है। ये आपका हम 4 लेयर जो बताए ये टीसीपी या इसको आईपी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में जस्टिफाई फंक्शन का उद्देश्य क्या है, मतलब जस्टिफाई फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन देखिए, आप लिख लीजिए। ये इससे एक क्वेश्चन जो है पूछने ही वाला है। इसका या तो प्रकार पूछेगा या तो आपका जस्टिफाई फंक्शन पूछेगा, इसका फंक्शन क्या है या जस्टिफाई अलाइन क्या है। तो चलिए ये बाएं और दाएं दोनों हाशिए को, मतलब दोनों तरफ का साइड को अलाइन करता है। तो चलिए वर्ड से क्वेश्चन आया तो हमें वर्ड ओपन कर लेनी है। वर्ड ओपन करने के बाद हम इसमें कुछ डेटा टाइप कर देंगे, या टाइप किया हुआ मिल जाए तो और बेहतर। चलिए टाइप किया हुआ मिल गया। अब इसमें देखिए इस डेटा को पहले हम थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं, उसमें बेहतर समझ में आएगा। चलिए ये आई थिंक बेहतर है। अभी जो है आप यहाँ पे अलाइन देख सकते हैं, ये जस्टिफाई ही है जिसका वो चर्चा कर रहा है। तो जस्टिफाई अलाइन में क्या होता है, जस्टिफाई अलाइन में आपको क्या होता है कि आपको लेफ्ट में भी अलाइन देखने के लिए मिलेगा और राइट में भी आपको पूरा अलाइन देखने के लिए मिलेगा, मतलब दोनों तरफ। मेरा वैसे ये सीधा जा नहीं रहा है, आपको लेफ्ट में भी पूरा अलाइन मिलेगा और राइट में भी। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें, अगर हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं तो लेफ्ट अलाइन में केवल लेफ्ट की तरफ अलाइन किया है, राइट में आप देख सकते हैं राइट में अलाइन नहीं है। क्लियर है। अगर सारे को करें सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन अब करते हैं, सेंटर अलाइन में देख सकते हैं ना तो लेफ्ट लेफ्ट में अलाइन है और ना ही आपका राइट में अलाइन है, केवल ये सेंटर में अलाइन। देखिए किस तरह से जा रहा है। ठीक है। तो ये पूरा इक्वल आपको लेफ्ट राइट में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसको बस सेंटर में डेटा चाहिए, सेंटर में आपको देखने के लिए डेटा मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कुल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक होता है लेफ्ट अलाइन, उसके बाद होता है राइट अलाइन, उसके बाद होता है सेंटर अलाइन, उसके बाद होता है जस्टिफाई। तो लेफ्ट अलाइन से लेफ्ट को अलाइन करता है, राइट से राइट का, सेंटर से बीच का, जस्टिफाई से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का। इस तरह से अलाइनमेंट होता है। ठीक है। और इसका शॉर्टकट की Ctrl+L लेफ्ट अलाइन का, सेंटर का Ctrl+E, उसके बाद राइट का Ctrl+R, जस्टिफाई का Ctrl+J। तो ये आपका चारों अलाइन है, चारों का शॉर्टकट की। ये चारों में से क्वेश्चन पूछना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन चारों में से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंपाइलरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तीसरा शिफ्ट है कंपाइलर के बारे में, तीसरा में भी क्वेश्चन दिया गया है। पहला में भी पूछा था, दूसरा में भी पूछा था, और ये तीसरा शिफ्ट में भी कंपाइलर से क्वेश्चन पूछा है। तो कंपाइलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो सही की बात पहले देख लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा के स्रोत कोड को सीपीयू के लिए निष्पादन मशीन योग में कोड में परिवर्तन करता है। कुल मिला के ये कहा जाए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है। क्लियर है। दूसरा में है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद
त्रुटि को संदेश देता है। इसीलिए डिबगिंग तुलनात्मक रूप से कठिन होती है, क्योंकि इस त्रुटि प्रोग्राम में कहीं भी मौजूद हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि आपका जो पूरा डेटा रहता है, कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरा को स्कैन करता है, उसके बाद त्रुटि का संदेश देता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है, उसके बारे में दिया गया है, तो ये भी सही है। इसे भाषा का प्रोसेसर भी कहा जाता है। चलिए, इसे भाषा का प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, इसी तरह ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, तो इसीलिए इसको भी भाषा का लैंग्वेज का प्रोसेसर कहा जाता है। क्लियर है? तो अब इसमें गलत क्या है कि इसमें डिबगिंग आसान है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम का अनुवाद तब तक चलता है जब तक त्रुटि नहीं पाई जाती है। ये आपका गलत है, जो कि इसमें सही दिया गया है, तो ये आपका सही है। इसमें गलत ही विकल्प खोजने कह रहा है ना, तो ये आपका इसमें गलत है। क्लियर है? अब समझ में आ गया। कंपाइलर का सीधा ध्यान में रखना, कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्रामिंग भाषा या जो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होता है उसको ये परिवर्तित करके किस में बनाती है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की कार्य पुस्तिका को किस मेन्यू से संरक्षित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। मतलब पहला शिफ्ट में फाइल और समीक्षा मेन्यू दोनों से, फाइल टैब और फाइल मेन्यू और रिव्यू मेन्यू। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर लगाना है तो देखिए दो जगह से लग सकता है। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखेगा, यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड दे देंगे, देन ओके करेंगे, फिर से री एंटर पासवर्ड करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्रोटेक्शन लग चुका है। देन हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चल जाएंगे कहाँ पे, इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी हटाना है तो यहाँ से भी पासवर्ड देकर हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। कहाँ कहाँ से? रिव्यू टैब से और फाइल टैब से भी। क्लियर है? अगर ये आपका इसमें प्रोटेक्शन लग जाता है तो देखिए हम तो नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं और ना किसी भी सीट को हम डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रैम और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एस रैम और डी रैम जिसको बोलते हैं ना, तो वही दोनों में से कौन सा विकल्प कह रहा है कि सही है? इनको देखते हैं एस रैम और डी रैम में दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एस रैम और डी रैम में सही है, तो स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होती है, ये बात तो सही है। डायनेमिक रैम जो है थोड़ा आपका स्लो चलता है। ठीक है, डायनेमिक रैम इसका प्रोसेसिंग स्पीड स्लो चलता है, और एस रैम इससे फास्ट होती है। क्लियर है? उसके बाद तो अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो बनावट देखिए, एस रैम जो होता है, एस रैम कई ट्रांजिस्टर से बना होता है। इसमें कई ट्रांजिस्टर जो है छोटे छोटे, जिसको कई मतलब कैपेसिटर उसमें छोटे छोटे लगा रहता है। लेकिन डी रैम में जो है एक ही बिट में डाटा संग्रहित रहती है। एक ही बिट में आपको देखने के लिए मिलेगा, डी रैम में डाटा आपको संग्रहित मिलती है। अब आइए इनको दूसरे और इसका एग्जांपल देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इसमें और क्या सब हो सकता है, इसमें दोनों में अंतर, दोनों में क्या है। दोनों देखिए डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। दोनों में खास बात यह है कि दोनों क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जो इसका मेन अंतर यही है कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बीच की जो मुख्य अंतर है, स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग करके डाटा संग्रहित करती है, जो तेज होता है। डाटा को बनाए रखने में निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन डी रैम में क्या होता है, इसमें जो है डाटा संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जिससे यह धीमा हो जाता है, लेकिन बिजली अधिक कुशल होता है, क्योंकि इसे समय समय पर देखिए, इसको जो है ना समय समय पर रिफ्रेश भी करना पड़ता है। तो चलिए इसको शॉर्ट में ऐसे जान ले कि दोनों में जो मुख्य अंतर है पे हम दे देते हैं एस रैम
इधर डी रैम। अब एस रैम और डी रैम को समझते हैं। एस रैम में स्टेबल की बात की जाए तो यह जो है इसको समय समय पे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जबकि इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट अब इसमें अंतर ये देखें कि इसमें जो इसकी स्पीड जो होती है, इसमें स्पीड अधिक होती है, ठीक है, इसमें स्पीड कम होती है इसकी अपेक्षा। अब नेक्स्ट इसका और अंतर क्या है, इसमें बिजली की कंज्यूमिंग, ये बिजली की खपत ज़्यादा करती है। इसमें बिजली आपको मोर, इसमें लेस, ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है। और प्राइस की बात की जाए तो स्टैटिक रैम आपका एक्सपेंसिव आता है, ये आपका चीप होता है, ये आपका सस्ता पड़ता है। और परिवर्तन की बात की जाए तो परिवर्तन की अगर बात की जाए तो परिवर्तन, अगर हम इसको एस रैम को परिवर्तनशील होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल होता है। और ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आकार की साइज़ की बात की जाए तो साइज़ में भी एस रैम जो है बड़ा होता है और डी रैम साइज़ में छोटा होता है, ठीक। तो ये सारा कुछ स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में अंतर है। दोनों का काम डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बस ये चीज़ कॉमन है। बाद बाकी आपको जो डिफरेंट है वो तो हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? टच पैड से हम सिस्टम इनपुट देते हैं, माइक्रोफोन से भी इनपुट देते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR से भी हम इनपुट ही देते हैं। बस हेडफोन से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस है, बाद बाकी ये टच पैड, माइक्रोफोन, OCR ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये तो लगातार हम 3-4 दिन से इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोई लेखक MS वर्ड में जीत की कहानी लिख रहा है, ठीक है, और वह उस फाइल की जीत के कार्यस्थल की तस्वीर डालना चाहता है, जीत की वो अपना फोटो डालना चाहता है। तो वह जीत कार्यस्थल के बारे में चित्र को एक बड़े पैराग्राफ के बीच इस तरह से रखना चाहता है कि छवि के चारों ओर टेक्स्ट हो। वाह। लेखक निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन यूज करेगा? पेज ब्रेक से पेज का ब्रेक होता है, ये तो नहीं हुआ। मर्ज और सेंटर से क्या होता है? मर्ज और सेंटर से, ये एक्सेल का है, मर्ज और सेंटर से जो आपका डेटा रहता है वो आपका ब्रेक करके और बीच में आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। लेफ्ट अलाइन से क्या हो जाता है? टेक्स्ट लेफ्ट की ओर अलाइन हो जाता है, तो ये भी आपका गलत है। तो रैप टेक्स्ट ये सही है। आइए इसको रैप करके देखते हैं, बीच में लगा के देखते हैं अपना तस्वीर। अब इसमें हमें क्या करनी है, फ़ोटो डालनी है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर हम कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए कोई भी पिक्चर एक हम इंसर्ट कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बड़ा पिक्चर आ गया लगता है, बहुत बड़ा आ गया। अच्छा इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, कोई नहीं। और इसको अगर स्क्वायर करना है तो रैप टेक्स्ट में जाएंगे, पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होता है कि पिक्चर को हम जहाँ चाहेंगे वहाँ घुमा के लेके जा सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक ऊपर आ गया स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद। अब ये बड़ा है तो इसका साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, अगर छोटा कर लेंगे तो। चलिए अब इसको जहाँ आप ले जाइएगा बीच में ही आएगा, आप देख सकते हैं टेक्स्ट चारों ओर, अब बीच में ये फ़ोटो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्या किया इसमें, रैप टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ पे रैप टेक्स्ट में गए, इसको क्या कर लिया हम, स्क्वायर कर लिए। तो स्क्वायर करने के बाद ये चारों ओर आ गया। हाँ एक बात ध्यान दे, ये पूछ सकता है रैप टेक्स्ट में टेक्स्ट का जो दिया गया कमांड है वो कितने प्रकार का होता है, किस कमांड से क्या होता है, तो देख लेंगे। देखिए इन लाइन से करेंगे तो केवल ये लाइन बाय लाइन लेफ्ट और राइट में केवल ये टेक्स्ट को रिमूव करेगा। उसके बाद इन स्क्वायर करेंगे तो चारों बगल जहाँ ले जाएंगे ये चारों बगल से टेक्स्ट को रिमूव करेगा। फिर जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा या फ़ोटो रहेगा वहाँ पे वो टेक्स्ट को रिमूव करेगा। उसके बाद थाय है तो थाय अगर करेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा
करीब आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या है, थाव है, तो ये थोड़ा सा और करीब आएगा। उसके बाद दिया हुआ है टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में केवल टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट ऊपर नज़र आ रहा है, और सॉरी टेक्स्ट ऊपर नज़र आ रहा है और जो पिक्चर है वो पीछे चला जा रहा है। ये अक्सर आपको मैगजीन वगैरह में इस तरह से देखने के लिए मिलता है। इन फ्रंट ऑफ करते हैं तो ये ऊपर आ जा रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद एडिट, लेकिन करने क्या बोल रहा था कि टेक्स्ट चारों ओर हो, बीच में फ़ोटो है, तो उसके लिए आई थिंक स्क्वायर बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिंग मानक शैली नहीं है? मार्जिंग मानक शैली नहीं है, सामान्य, चौड़ा, प्रतिबिंब, हाइफनेशन। तो इसमें दिया गया है कि ये नहीं है, बाद बाकी सारा दिया गया है। तो अगर हम वर्ड में मार्जिंग देखेंगे तो जो दिया गया है सारा मार्जिंग मिलेगा, वो हाइफेनेशन नहीं मिलेगा। लेआउट में जाएंगे, उसके बाद मार्जिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए नॉर्मल मतलब समान, नैरो, मॉडरेट, वाइड सारा है, मिरर भी है, ऑफिस और 2003 डिफ़ॉल्ट भी है। तो मार्जिंग का भी नाम जो भी है एक दो बार देख लेंगे तो आई थिंक याद रहेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे मार्जिंग का सारा नाम। उसके बाद यहाँ पे हाइफेनेशन उसमें नहीं था, तो इसीलिए हाइफेनेशन इसका शैली नहीं है। ये आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इन which ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रीनेमिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल में आल्सो बी डन? एक ही फाइल को दूसरे नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन से? तो देखिए सेव से तो सेव होता है, जो डाटा एक बार सेव कर दिए फिर से सेव कीजिएगा तो उसी में फाइल में सेव होगा। न्यू से हम डॉक्यूमेंट को न्यू लेते हैं, और प्रिंट से प्रिंट करते हैं। तो इस सब का शॉर्टकट की भी वही है, जो इसका पहला आपका कैरेक्टर है वही इसका शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ आप लगा दीजिए। न्यू के लिए एन, प्रिंट के लिए पी, सेव के लिए एस, उसके बाद न्यू के लिए एन, और सेव एज के लिए F12 होता है। क्लियर है? तो सेव एज से हम क्या कर सकते हैं, हम एक रीनेम मतलब नए नाम से फाइल, सेम फाइल का कॉपी बना सकते हैं। यहाँ से सेव एज में जाएंगे, अभी ये ASS नाम से है, इसी को हम अगर डॉक्यूमेंट में जाके हम नाम दे देते हैं SABAK, सबक दे दिए। चलिए जो भी नाम आया वो दे दिए, डॉक्यूमेंट में ही इसको हम फिर से सेव कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबक नाम से ये फाइल सेव हो चुका है। फिर से फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो रिसेंट फाइल ये ASS था, तो ये भी अपना फाइल मौजूद है और वो भी अपना फाइल मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? देखिए स्टार बैनर, कॉल आउट और वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट तो देखिए ये टेक्स्ट का फॉर्मेट का नाम है, वर्ड आर्ट। उसके बाद कॉल आउट, स्टार बैनर, ये आपका शेप का कैटेगरी का नाम है। और मैट्रिक्स आपका क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का। ये आपका सही है, और आपको देखना है एक बार तो आइए देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कल भी हम डिस्कस किए थे, क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में क्या सब दिया हुआ है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ऑफिस। मेरे साथ ही आप एक दो क्लास रिपीट कीजिएगा तो आई थिंक इसी में याद हो जाएगा, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब शेप में एक बार देख लेते हैं, इल्यूस्ट्रेशंस में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो दिया गया था बेसिक शेप्स, ब्लॉक शेप्स, इक्वेशन शेप्स, रेक्टेंगल, रिसेंटली यूज, तो ये तो करना नहीं है। स्टार बैनर था उसमें, कॉल आउट था। तो ये सब आपका कैटेगरी भी पूछा जा रहा है। कॉल आउट सेक्शन जो है किस कैटेगरी का है, ठीक है। स्टार और बैनर किस कैटेगरी, जैसे ये पूछा ना, इसी तरह इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट मेन्यू के उप मेन्यू अरेंज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो अरेंज सब टास्क में सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आइए एक बार MS वर्ड में हम लेआउट में चलते हैं। लेआउट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो अरेंज में आएंगे, तो अरेंज में यहाँ पे सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैक है, ये सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन ब्रेक आपको पेज सेटअप सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट रूप में MS एक्सेल में कौन सी दी गई आकृति की श्रेणी नहीं है? देखिए आकृति से अभी बात कर ही रहे थे, आकृति से क्वेश्चन पूछ ही दिया।
तो उसमें आपको पंक्ति, मूल आकृति, ब्लॉक एरो ये सारा कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन आइकॉन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब शेप देखने के लिए नहीं मिलेगा। शेप में कहीं शेप आपको कैटेगरी देखने के लिए मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना, तो बस यही कर रहा है कि कौन सी कैटेगरी नहीं मिलती है। तो हम इंसर्ट में जाके इल्यूट्रेशंस ग्रुप के शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद देखिए सारा शेप्स ही है, शेप्स का ही कैटेगरी है, लेकिन शेप्स में शेप्स का कैटेगरी का नाम होगा कि शेप का नाम होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो इसमें है यहाँ पे लाइन शेप, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोज, फ्लो चैट, कॉल आउट्स, स्टार एंड बैनर। तो ये सारा आपको देखने के लिए मिलता है शेप का कैटेगरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज करते समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के प्रकार की संख्या होती है। लिफाफे में इस पर 2 पते लिखे जाते हैं, ये पते क्या है? देखिए एक उसमें लिखा रहता है इन्वलप में डिलीवरी का पता, दूसरा रिटर्न का पता। बाद बाकी ये प्रेषक रिसीवर ये सब नहीं रहता है। आपको देखना है तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मेलिंग टैब पे जाएंगे, उसके बाद इन्वलप में जाएंगे। इन्वलप में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी एक एड्रेस है, उसके बाद दूसरा रिटर्न का एड्रेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। Which of the following is not a function of format cell option? होम मेन्यू इन MS वर्ड 2016। तो इसमें से कौन सा फंक्शन फॉर्मेट सेल का ऑप्शन नहीं है? सेल के लिए सेल को फिल करना, प्रोटेक्शन लगाना, अलाइनमेंट करना, ये सारा ऑप्शन आपको होम मेन्यू में मिल जाती है, लेकिन ओरिएंटेशन जो है ये आपका लेआउट से रिलेटेड है। जैसे हम एक्सेल से है ना, तो एक्सेल में चलिए, एक्सेल में जैसे हम जाएंगे आपको होम में ये जो टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे फिल वगैरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिल का टेक्स्ट का। लेकिन चलिए सीधा हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर अनहाइड ए फाइल फोल्डर व्हिच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड? किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अनहाइड फाइल और फोल्डर करने के लिए? फोल्डर अगर फाइल और फोल्डर हाइड हो चुका है बाय मिस्टेक, तो उसको फिर से शो कराने के लिए क्या करेंगे? तो ये तो काफ़ी आसान है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा है, फाइल एक्सप्लोरर से क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए क्या करना है, चेंज फोल्डर ऑप्शन एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद व्यू, उसके बाद शो हिडन फाइल एंड ड्राइव पे क्लिक करना है। तो ये भी काफ़ी आसान है। जैसे ये फाइल खुला हुआ है, इसके लिए हम कहाँ क्लिक करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ है डोंट शो हिडन फाइल और फोल्डर, इसको कर देंगे शो हिडन फाइल और फोल्डर, ओके कर देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हिडन आइटम्स है, इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ से अनचेक हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर ऑप्शन में जाके चेक करेंगे तो यहाँ से चेक हो जाएगा, शो करेंगे तो इस तरह से हम हाइड अनहाइड, सबसे आसान ये है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में प्रोसेस से पूछेगा, इसीलिए दोनों तरीका जानना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र की कॉपी करने के लिए, देखिए सूत्र रहे जो भी रहे, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम मेन्यू में किस उप मेन्यू मतलब किस सब टैक्स में रैप पाया जाता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, तो यहाँ पे होगा अलाइन मतलब संरेखण। तो आइए इसको देखते हैं। होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट सेंटर राइट, जहाँ से हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो और इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, किस में उप मेन्यू से टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं? तो रैप आपको इसी में मिलेगा, रैप खोजना था इसमें ना। तो रैप आपको देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में ही है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का जनरली यूज होता है। अगर आपका टेक्स्ट जैसे यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है सेल में, इसको ऊपर नीचा करके रैप पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचा करके दिखाएगा, सारा टेक्स्ट शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए कंपनी ऑफर्स 6 डिफरेंट आइटम टू कंज्यूमर। The sales manager prepares slide for each item during a presentation before his supervisor. The supervisor want all slide into one window so that he will make comparisons. Which of the following functions sales manager shall use? तो सारे जो स्लाइड है आपका पावर पॉइंट का, उस सारे को जो ये दिखाना चाहते हैं मैनेजर को एक साथ, ठीक है।
तो एक साथ दिखाने के लिए क्या करेगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करेगा, जो कि काफ़ी आसान है। ये अभी देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू में है। नॉर्मल करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। इसी को अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो सारा शो करेगा। तो स्लाइड शॉर्टर से इसी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटस्केप, गूगल क्रोम, सफारी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सब क्या है, एक ब्राउज़र है। क्लियर है, ये सब एक क्या है, ब्राउज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है फिर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये आपका लिनक्स का है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से याद आया आपका विंडोज़, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, जो हम लोग जनरली सिस्टम में यूज करते हैं। उसके बाद आपका एप्पल का क्या है, मैक ओएस। इसके बाद आपका ये तो लिनक्स हो ही गया। एक आता है यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नोकिया में जो पहले आता था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आता था कि क्या करके, सिम्बियन करके। नोकिया में, नोकिया फ़ोन में ये सिम्बियन करके सॉफ्टवेयर आता था। अब सैमसंग में कौन सा चलता है अभी, ये किस पे बेस्ड है, बाडा पे, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ये जो आपका कैटेगरी है ये अभी एंड्रॉयड का ही है, बाडा वगैरह। ब्लैकबेरी अब तो भूल गया है सब। ब्लैकबेरी एक बीच में उसका भी काफ़ी चलती था, तो ब्लैकबेरी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, ब्लैकबेरी ही उसका सॉफ्टवेयर भी था। तो इस तरह से गूगल का ये जो एंड्रॉयड हम लोग यूज़ करते हैं, ये किसका है, गूगल का एंड्रॉयड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। असेंबली भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। कौन सी बात सही है, मतलब और सब गलत है, सही कौन है। या लो लेवल लैंग्वेज है, ये बात सही है। हाई लेवल लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग भाषा होता है, और ये GUI पे आधारित नहीं होती है। लो लेवल लैंग्वेज CUI पे आधारित होती है। करेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म। और ये मतलब बेसिकली करेक्टर यूजर फेस मतलब होता है कमांड के पे ज़्यादा आधारित होती है। मतलब फॉर्म इसमें शॉर्टकट की वगैरह या कमांड ज़्यादा याद रखना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 33, किसी कॉफ़ी शॉप का मालिक अपने ग्राहकों के मेल मर्ज के लिए एड्रेस लेवल बनाना चाहता है। पता लेवल का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसमें से दिया गया में से कौन सा लाभ उनको मिलेगा। तो वह ग्राहकों को कॉल कर सकता है, ये नहीं मिलेगा। वह ग्राहकों को मोबाइल नंबर ट्रैक कर सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकता है, पर्सनल संबंध नहीं रख सकता है। तो चलिए इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे बार बार नाम पता टाइप करने से बचा जा सकता है, इसीलिए यह समय और पैसे की बचत करता है, बचाता है। ठीक है, तो इसके लिए मेल मर्ज का हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, जाके देखिए तो पता चल जाएगा। एक बार एड्रेस टाइप करने के बाद वो कितना हेल्पफुल रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर गिविंग IP एड्रेस मैनुअली इन विंडोज XP वी शुड सेलेक्ट व्हिच ऑप्शन। तो IP एड्रेस के लिए मैं नेटवर्क प्लेसेस पे जाएंगे। फिलहाल ये विंडोज XP का है, हम अभी 10 में कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन हो सकता है उसमें थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन खास अंतर रहता नहीं है। आपको IP एड्रेस चाहिए तो उसके लिए आपको जनरली करना क्या पड़ता है, जो भी आपका नेटवर्क है, नेटवर्क एंड सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका वाईफाई या इथरनेट जो भी कनेक्ट है उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग सेंटर पे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नहीं है, इसमें मेरा कोई भी कनेक्शन क्या हुआ। नेटवर्क अगर कनेक्टेड रहेगा तो आपका सारा शो करेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो उसके बाद IP एड्रेस ईजिली निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल खोलने का शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की से पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है शॉर्टकट की का, Ctrl+N, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+M से न्यू स्लाइड इंसर्ट होता है, Ctrl+O से सेव किया हुआ फाइल ओपन होता है। ये नया फाइल खोलने के लिए काफ़ी ये आसान है, इसमें हम बताने की क्या ज़रूरत है। नया अगर हम करेंगे तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट आ गया।
क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रैक्टिकल करें। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप अलाइन डाटा टू द लेफ्ट इन ए सेल MS Excel 2016। तो इसको लेफ्ट अलाइन करना है, बस यही क्वेश्चन है। तो होम में जाके अलाइन में जाएंगे, जिधर करना है उधर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी है। एक्सेल में जाइए, यहाँ पे अभी तो करके दिखाए थे, ये आपका जैसे डाटा है, यहाँ पे अलाइन दिया गया है, आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, सेंटर करना है तो सेंटर पे, राइट करना है तो राइट पे। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड। स्लाइड के ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको मूवमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो दिए गए मेन्यू में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे, तो ट्रांजिशन से क्या होता है, आपका जो नॉर्मल स्लाइड है उसमें ये मूवमेंट मतलब गति देने का कार्य करता है, प्रदान करने का। जैसे इसमें ट्रांजिशन लगा हुआ है, इसी को आपको देखना है तो यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके प्रीव्यू करके देखेंगे तो पता चलेगा। ओह इतना फास्ट है, इसमें लगा ही लेते हैं, ठीक रहेगा। ट्रांजिशन में जाके हम लगा लेते हैं, चलिए कोई भी। इस तरह से देखें, ये अभी नॉर्मल पेज था, इसमें मूवमेंट आ गया, बस इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट मेल मर्ज डाटाबेस। मेल मर्ज डाटा दिए गए में से कौन सा सही नहीं है। एन एक्सेल स्प्रेडशीट कैन वर्क एज डाटा सोर्स। एक्सेल से हम डाटा ले सकते हैं, किसमें, मेल मर्ज में, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। द डाटा सोर्स शुड सेव इन लोकल कंप्यूटर में सेव रहता है। चौथा में है एक्सेस डाटाबेस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेल मर्ज, तो एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस को। अब है यहाँ पे HTTP लोकेशन सपोर्ट बाय मेल मर्ज, ठीक है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये आपका तीनों सही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय का लिस्ट है। देयर एड्रेस डिटेल्स इज रिक्वायर्ड टू अरेंज नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेप विल बी फॉलोड डू सो इन MS वर्ड। ये क्वेश्चन भी आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ, और ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पूछा हुआ है, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके बताए थे, ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पूछ रहा है। देखिए कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट डाटा, होम मेन्यू, पैराग्राफ, उसके बाद शॉर्ट में, वहाँ से हम क्या सब कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बोल रहा, तो अल्फ़ाबेटिकल में A to Z लेंगे, ठीक है। वहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक Z to A, एक A to Z, तो वहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसको तुरंत हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए डाटा दिया हुआ है, तो इसमें करते हैं A to Z में, कंटिन्यू विथ करेंट के साथ चलते हैं। देख सकते हैं F अल्फ़ाबेट में पहले F आता है तो फीमेल पहले आ गया, M बाद में आता है तो मेल आपको नीचे में सारा एक जगह आ गया, ठीक है। अब मेल एक जगह, फीमेल एक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेल मर्ज को ख़त्म करने के लिए अंतिम चरण क्या होता है। देखिए फिनिश मेल मर्ज होता है, समाप्त करते हैं। जब भी मेल मर्ज अपना ख़त्म हो जाता है तो फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, जो कि आपको मेलिंग टैब में यहाँ देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट इन MS Excel। MS Excel में बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं। अभी तो किए थे फिल कलर से, ये यहाँ पे जो फिल कलर दिया हुआ है यहाँ से हम बैकग्राउंड, देखिए टेक्स्ट का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के मेन्यू में नई विंडो विकल्प का उद्देश्य क्या होता है। नई विंडो मतलब होता है कि एक उसी परिस्थिति को दूसरी विंडो में खोलना। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, आपको दिखा देते फिर से, कल तो हम बताए ही थे। न्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू विंडो ले लेंगे, तो अब यहाँ पे विंडो में जैसे जाएंगे, देखिए एक विंडो यहाँ 2 करके आ गया, एक यहाँ 1 करके आ गया, दोनों में डेटा सेम है, तो उसी परिस्थिति को मतलब दिखाने के लिए नया विंडो में लेते हैं। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। अब पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसको जाके देखिए, बेहतर समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो फिर शॉर्टकट पूछा। ये चौथा नंबर का 4 बार पूछ चुका है शॉर्टकट की, बोले थे 5 से 6 पूछेगा, तो पूछ रहा है। Ctrl+P से प्रिंट होता है। द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नोन एज सिंटेक्स एनालिसिस।
द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नोन एज, ये क्या कहलाता है आपका, सिंटेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 45, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई सीट जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट के साथ F11, इनको भी प्रोसेस करके, जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस से चाहे क्वेश्चन जितना टाइम लगे उसको करते हैं कि शिफ्ट के साथ F11। यहाँ से हम नया सीट जोड़ सकते हैं। अभी टोटल सीट की संख्या अपने पास कितनी है? 3 है। अब हमें शिफ्ट के साथ F11 था ना, देखिए सीट ऐड हो रहा है 4, सीट की संख्या 5, 6, 7। ये क्वेश्चन VVI है, पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में 2 वर्कशीट है, ठीक है। आप सीट को एडिट से बचाना चाहते हैं परंतु दूसरे को नहीं। निम्नलिखित में से आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो सीट को प्रोटेक्शन लगाएंगे, सीट प्रोटेक्शन है, अभी तो किए थे उसी को दूसरे लैंग्वेज में पूछा था। अगर सीट में आपको लगाना है तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है। जितना दूर आपको सीट में प्रोटेक्शन लगाना है उतना दूर आप सेलेक्ट करके रखिए, अब प्रोटेक्ट सीट जाके लगा दीजिए। आपको जो जो उसमें बदलाव नहीं करने के लिए देना चाहते वो चेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर में हम पासवर्ड लगा देंगे, देन ओके करेंगे तो कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, और ओके करेंगे तो सीट में प्रोटेक्शन लग जाएगा। यहाँ देखिए इस एरिया में कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से हम सीट में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। और पिछला क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है, अधिकतर तो ये रिपीट ही जा रहा है। जितना आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें से हम अभी तीसरा ही सॉल्व कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन अभी तक सिमिलर मिल रहा है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग इंसर्ट टैब इन होम मेन्यू ऑफ MS एक्सेल 2016। देखिए इसमें इंसर्ट टेबल कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इंसर्ट टेबल है लेकिन टेबल इंसर्ट नहीं हो रहा है, वो आपका ये शॉर्ट वाला ऑप्शन, मतलब फिल्टर वाला ऑप्शन लग जा रहा है, ठीक है। ये सर्च करने के लिए ये फ़िल्टर लग रहा है। देखिए यहाँ से जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं ये फ़िल्टर लग रहा है। अगर आपको डाटा लेके फ़िल्टर लगाना है तो ये इंसर्ट में जाके, ये टेबल है ना, टेबल पे जैसे क्लिक करते तो ये क्या लग जा रहा है? फ़िल्टर लग रहा है, ठीक। इस पर हम जैसे क्लिक कर दे तो पता चल रहा है, देखिए ये फ़िल्टर लग गया। फ़िल्टर हटाना है तो फ़िल्टर यहाँ से टेबल पे अगर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर अगर हटाना है तो होम पे क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाएंगे, तो फ़िल्टर पे फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हट गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेलों में श्रेणी को अंकगणितीय माध्य की गणना करने के लिए डैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। माध्य मतलब देखिए एवरेज निकालने के लिए उसमें फंक्शन है। औसत अगर आपको निकालना है तो एवरेज फंक्शन उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे फार्मूला अगर इक्वल टू AVE टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एवरेज फंक्शन फार्मूला आ गया। हम ज़्यादा नहीं 2, और 4 का लगाते हैं खुद से। आप इसीलिए कम लिए कि आप खुद से लगा के देखिएगा। 2 और 4 का अगर हम एवरेज ऐसे निकालेंगे तो फिलहाल इसका 3 आया है, 2 4 का एवरेज निकालते हैं ड्रॉप में आके यहाँ से। जैसे 2 प्लस अगर 4 करते हैं तो 2 और 4, 2 4 2 कितना हो गया? 6, और नंबर ऑफ संख्या 2, तो 6/2, ये 2 तिया 6 इक्वल टू 3 आ गया। तो मैथमेटिकल में आपका 3 आंसर है और यहाँ भी आपको 3 मिला। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्यू मेन्यू में कौन सा फंक्शन विंडो को अलग अलग पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है जिसे MS एक्सेल 2016 में अलग से स्क्रॉल किया जा सकता है? तो अलग करने के लिए अलग नाम ही पता चलता है, स्प्लिट का मतलब ही होता है बांटना, ठीक है। तो जैसे आप जाइएगा व्यू में तो आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हम बांट सकते हैं। चलिए ना हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या करनी है? स्प्लिट करना है। यहाँ पे देखिए जहाँ से बांटना है ये 2 भाग में बट चुका है विंडो। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर के भौतिक पते को डैश के रूप में जाना जा सकता है, मैक पता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? देखिए फाइनली यहाँ पे पूछ ही दिया। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने किया था। कब किया था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का एक प्रकार नहीं है? मेल मर्ज में देखिए आपको लेबल, एनवलप, डायरेक्टरी ये सारा कुछ मिलेगा, लेकिन पिक्चर आपको किस में मिलेगा? इंसर्ट में। मेल मर्ज में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में। क्लियर है? आपको देखना है तो आ जाइए, यहाँ पे दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पिक्चर का दिख रहा है। अगर हम मेलिंग टैब में जाते हैं तो क्या सब मिलता है? एनवलप, लेबल, ये सारा कुछ। एनवलप, लेवल, स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रिसिपिएंट, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, याहो भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, और फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। वैसे आपका आंसर ये सही है, नहीं है तो सही है। ये जो है मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है? वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 54। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट which of the following action cannot be tracked using the track changes option? दिए गए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में which ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रैक, कौन सा ऑप्शन जो है मतलब ट्रैक का यूज नहीं किया जाता है किसमें? ट्रैक चेंजेज ऑप्शन में। देखिए उस ट्रैक चेंजेज में फ़ॉन्ट का साइज को चेंज कर सकते हैं। मेकिंग द सिलेक्टेड डाटा बोल्ड कर सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जितना दिया गया है, ये फॉर्मेटिंग हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, डाटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ए कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो भी उसमें टेबल कॉलम है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या है? इट वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस। यह क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो भी प्रेफरल्स डिवाइसेज होती है उसको ये क्या करती है, मतलब वर्क करने में इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है? जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उसको ये इंटरफेस करता है, मतलब तालमेल एस्टेब्लिश करता है दोनों में आपस में कनेक्टिविटी। कैसे? जैसे हम कीबोर्ड लगा दिए तो कीबोर्ड जो लगने के बाद जो बीच में क्या आ जाता है? कंट्रोलर, जो उससे बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कीबोर्ड लग चुका है, अब उसको वो अरेंज करके फिर से वर्क के लिए रेडी कराता है। तो बीच में कौन सा आ जाता है? कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 56 में है, फॉर एडिंग ए न्यू यूजर इन विंडो एक्सपी विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड? न्यू यूजर को मतलब यूजर अकाउंट क्रिएट का बात कर रहा है, तो इसके लिए कहाँ जाते हैं? जो भी है मतलब यूजर को अगर ऐड करना है तो एक्सपी विंडो हो या विंडोज़ 11 हो, उसके लिए हमको कंट्रोल पैनल से ही गुजरना पड़ता है। आपको अगर जोड़ना है तो आइए देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करके कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है क्या? यूजर अकाउंट। यहाँ पे दिख रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे हम मैनेज अनदर अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे क्या है? ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी। यहाँ पे जाके फिर से हम कोई भी पीसी समवन एल्स टू द पीसी ऐड माय फैमिली मेम्बर तो ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो हालांकि विंडोज़ आपका जो 7 था, अब इसको चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड, देन नेक्स्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान है, हमको यहीं से गुजरना पड़ता है। फिलहाल आप ये चीज़ सर्च करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इन IPv4 हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? तो 5 क्लासेस। तो आइए पहले इनको समझते हैं। ये होता क्या है? IPv4 और IPv6 यह एक आपका जो है मतलब कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर भेजने के लिए डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ने के लिए मल्टी पैकेज रूटिंग का यूज करता है। ठीक है, तो IPv4 अगर हम क्लास की बात की जाए तो इसमें टोटल क्लास की संख्या कितनी होती है? टोटल आपका इसमें क्लास की संख्या 5 होती है। तो 5 में जो आपका पाँचों रहता है 1 2 3 4 और 5।
तो इसमें जो है आपका इसमें सीमा का प्रकार दिया गया है। इसमें क्लास 1 में इसको क्लास लिख देते हैं। ये क्लासेज है आपका 1 2 3 4 5। तो क्लासेज 1 में जो इसमें वर्ग की संख्या रहती है कितनी, 0 से लेके 127 तक। उसके बाद 128 से लेके 191 तक। इसके बाद 192 से लेके 192 से लेके 223 तक। इसके बाद 224 से लेके 239 तक। और इसके बाद 240 से लेके 255 तक। ये पांचों क्लास है 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से 227, दूसरा में 128 से 191, तीसरा में 192 से 223, चौथा में 224 से 239, पाँचवा में 240 से 255 तक। तो ये आपका इसमें जो है, अब बीट की बात की जाए तो AP4 में बीट की संख्या इसमें 32 बीट रहती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सूत्र मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है? लॉग, stdev और सम। इसमें जो है इफ मतलब यदि तुम यहाँ नहीं जाते तो मैं वहाँ नहीं जाता। ये आपका एक तरह से लॉजिकल फंक्शन है, मतलब तार्किक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? होम टैब में फंक्शन नहीं है। होम टैब में देखिए सर्च, न्यू स्लाइड, सेक्शन, ये सारा कुछ होम टैब में, लेकिन स्लाइड डिज़ाइन आपका डिज़ाइन टैब में मिलेगा। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 60, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट शीट विकल्प किस मेन्यू से चुना जा सकता है? ये क्वेश्चन लगातार तीन क्वेश्चन तीसरा डिस्कस कर रहे हैं, तीनों में पूछा गया है। दूसरा वाला में 2 बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान से निकल जाएगा, बस प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, इसका है फाइल से हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले तो हम वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगाए थे। एक्सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में यहाँ प्रोटेक्ट में इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करके दिया हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे पूरा फाइल में पासवर्ड मतलब प्रोटेक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए SSDT वाला को जैसे हम क्लोज करते हैं, सेव का ऑप्शन पूछता है। अब वो हो गया है सेव। फिर से हम अगर एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड जब तक देंगे नहीं तब तक ये ओपन नहीं होगा। दिए, ओपन हो गया। तो कुल मिला के आज का जो लेवल था ये कल वाला से आसान था। पता नहीं क्यों 19 मार्क है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बस हवा बना जा रहा है कि इतना लाख फॉर्म भरा दो। फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कितना इजी पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत लगती है। ठीक है, इसीलिए आपका लाइक मेरा मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं फिर से नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।